अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लागू होने वाली यूसीसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी जनवरी में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी और 22 जनवरी के बाद में कभी भी रिपोर्ट दे सकती है ड्राफ्ट कमेटी। तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके बाद में यूसीसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी 22 जनवरी के बाद में कभी भी रिपोर्ट सौंप सकती है। तो यूसीसी पर ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है और अब सिर्फ सौंपा जाना है। तो उसको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बड़ी जानकारी साझा की गई है। जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे। विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और देहरादून से सुनील लाप्रभा जुड़ गए हैं। सुनील, यही सवाल था लोगों के मन में कि कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से एक बड़ी जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के बाद में ड्राफ्ट कमेटी कभी भी रिपोर्ट सौंप सकती है। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा हो रही थी और मुख्यमंत्री भी खुद कई बार कह चुके थे कि जब ड्राफ्ट कमेटी हमको रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज पहली बार मुख्यमंत्री ने ये बात स्पष्ट की है कि जनवरी महीने में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और इसके बाद हम यूसीसी पर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बाकायदा अपनी दूसरी बाइट में ये बात भी कही है कि इसके बाद हम जो जरूरी औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरा करने के बाद विधानसभा का विशेष सेशन बुलाएंगे और फिर यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यानी कि यूसीसी लागू करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जब बीजेपी सरकार 2022 के विधानसभा चुनाव में गई थी, चुनाव में जाने से ठीक पहले सरकार ने यह वादा किया था कि अगर बीजेपी यहां पर रिपीट होती है उत्तराखंड में तो वो यूसीसी को लाने का काम करेगी और सरकार में आने के बाद 2 महीने के भीतर यूसीसी के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया था। पिछले 1-1.5 साल में इस कमेटी ने उत्तराखंड के कोने कोने से लेकर देश भर के एक्सपर्ट से इस संबंध में पूरा विचार विमर्श किया, लोगों के सुझाव लिए, खुली मीटिंगें इसमें की और उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया गया जो अब कंप्लीट हो चुका है। और जो जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है कि जनवरी में यह ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा। जहां तक संभावना है कि जो ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा वो 22 जनवरी के बाद किसी भी तिथि को सरकार को सौंपा जा सकता है, क्योंकि 22 जनवरी को जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो एक सियासी तौर पे भी हम कह सकते हैं कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि इससे पहले कोई दूसरा मुद्दा उछले। तो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसके बाद सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और फरवरी 1 वीक तक सरकार विधानसभा का विशेष सेशन भी इस दिशा में बुला सकती है। जी, तो पहले राम मंदिर की बड़ी सौगात राम भक्तों के लिए और उसके बाद में यूसीसी का भी ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया। सीएम धामी ने कहा कि मूल निवास के प्रारूप के लिए कमेटी का गठन करेंगे और सभी मुद्दों पर मिल बैठकर बातचीत करेंगे और राज्य हित में जो भी होगा किया जाएगा। आपको बता दें कि जगहों पर मूल निवास होने के बावजूद भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और मूल निवास होने पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। मूल निवास पर हमने पहले ही कह दिया कि अब हम मूल निवास जो प्रमाण पत्र जिनके पास होंगे उनको अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। उस पर जो भी अन्य भी जो काम होने हैं उन कामों पर भी हमारी समिति ने काम किया है। अभी प्रारूप बनाने के लिए भी हम समिति का गठन कर रहे हैं। अन्य जो भी मुद्दे, उन मुद्दों को सबके साथ बात करके उसका हल करेंगे। जो लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, मेरा सभी से कहना है कि सकारात्मक रूप से बात करेंगे हम लोग और कम्युनिकेशन से सारी चीजों को जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उसको करेंगे, सबके साथ आगे बढ़ेंगे।
देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में शानदार भूमिका निभाने वाले रेड माइनर्स को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री धामी के कैंप ऑफिस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के हीरो रहे रेड माइनर्स को मुख्यमंत्री ने खुद सम्मानित किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रेड माइनर्स को 50-50 हजार रुपए का चेक भी दिया। और सम्मानित होने वालों में वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, मोनू कुमार, फिरोज कुरैशी, नासिर खान, जतिन, देवेंद्र कुमार, इरशाद अंसारी, राशिद अंसारी, नसीम मलिक, सौरभ, अंकुर के नाम शामिल है। सिलक्यारा टनल में 41 लोग लैंडस्लाइड के बाद में फंस गए थे और बाद में मशीनें भी खराब होने लगी थी और अंत में रेड माइनर्स के हाथ से मैनुअल खुदाई कराई गई और रेस्क्यू टनल बनाई गई थी, जिससे कि टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हमारे रेड माइनर्स की सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 लोगों को बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका है और निश्चित रूप से उन्होंने जो काम किया वो प्रशंसा के पात्र तो हैं ही हैं और ये ऑपरेशन सफल हुआ तो उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उनका प्रोत्साहन निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस काम का प्रोत्साहन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। बहुमूल्य काम उन्होंने किया है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी। उत्तरकाशी के जंगलों में पिछले 3 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। जिला मुख्यालय के आसपास के जंगलों सहित मुखेम और डूंडा रेंज के वन आग से धू-धू कर जल रहे हैं। अपर यमुना प्रभाग के जंगलों में भी आग से चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार आग बुझाने का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही वन विभाग स्थानीय लोगों के साथ में ग्रामीणों से जंगलों को आग से बचाने की अपील कर रहा है। बताया जा रहा है कि जंगलों में लगी आग से लाखों की वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। लंबे समय से बरसात न होने के कारण सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है और जंगलों में जो पिरुल व घास है वो सूखने लग गया है, जिस कारण से बनाने की घटनाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। गांव वाले व जो जंगलों में बकरी चराने जा रखे हैं उनसे मेरी यह अपील है कि वो अपने आसपास आग न जलाएं। जनपद उत्तरकाशी में पिछले 4 दिन से जो जंगल है वो धधक रहे हैं और धू के जो है जंगल है जल रहे हैं। इस समय चिन्याली शोर में हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह का नजारा है। धुएं ही धुआं पूरे जनपद में फैला हुआ और जो गांव है वो दिख नहीं रहे हैं। पूरी तरह से धुएं का गुब्बार फैला हुआ है। लगातार जो आग का दायरा है बढ़ता जा रहा है और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सूखे के कारण ये स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि बारिश जिस तरह से नहीं हो रही है सर्दियों में और लगातार जो नमी है उसके चलते जो जंगल है लगातार धू के जल रहे हैं। और ये हालात सिर्फ चिन्याली शोर के नहीं है, डुंडा में भी यही हालात है, भटवाड़ी में भी यही हालात है। इसके अलावा जो यमुना घाटी में जो जंगल पड़ते हैं, यमुना वन प्रभाग हो गया, टोंस वन प्रभाग हो गया, तो इस तरह से आग की चपेट में तो कह सकते हैं कि फायर सीजन में जो आग देखने को मिलती थी वो अब आग जो ये दिसंबर का माह है, अंतिम माह चल रहा है, इसमें देखने को मिल रही है। और बड़ी संख्या में जो जंगल है वो जल रहे हैं और जो नुकसान है वन संपदा को वो पहुंच रहा है। जो जीव है उन पे लगातार संकट गहराया हुआ है। पर इसमें कह सकते हैं कि पिछले 4 दिन से जंगल धू के जल रहे हैं और बड़ी संख्या में जो वन संपदा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। बलबीर परमार, न्यूज 18, चिन्याली शोर, उत्तरकाशी। अल्मोड़ा में जल निगम ने वन विभाग से स्वीकृति लिए बिना ही निर्माण शुरू कर दिया है। अब 12 गांव के लिए बन रही पेयजल योजना लटक गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी विभाग कितने लापरवाह हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिना वन विभाग की अनुमति के जल निगम ने 27 करोड़ की योजना बना दी, लेकिन वन विभाग को कानो कान खबर नहीं थी। अप्रैल 2023 में टेंडर भी लगाकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया, लेकिन जब टैंक समेत दूसरे निर्माण कार्य के लिए वन विभाग की जमीन की जरूरत पड़ी तो पता चला कि वन विभाग से अनुमति ही नहीं ली। उसके बाद कुछ कमियों को दूर कर आवेदन कर दिया है। उसका प्रस्ताव बना कि हमने सितंबर 2023 में उस पे जो आपत्तियां लगी थी उनका निराकरण करते हुए डीएफओ अल्मोड़ा को प्रेषित कर दिया है
और इन कार्यों को तभी करा जा सकेगा जब वन भूमि की सैद्धांतिक स्वीकृति हमें प्राप्त होगी। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल निगम द्वारा जो भी कमी थी उसे दूर कर फाइल मुख्यालय को भेज दी है। अनुमति मिलने पर ही निर्माण काम किया जाएगा। यूजर एजेंसी जल निगम है। जल निगम द्वारा प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ कमियां निकली है तो उसको पुनः जल संस्थान को भेजा गया। उसमें जो कमियां को दुरुस्त करके पुनः ये यहाँ भेजेंगे और फिर ऑनलाइन आगे सबमिट कर दिया जाएगा। सरकारी विभागों की लापरवाही का खामियाजा 12 से ज्यादा गाँव के ग्रामीण भुगत रहे हैं, जो गाँव में पानी की लाइन पहुँचने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब पता चला कि जल निगम ने वन विभाग के तहत स्वीकृति लेने में देरी की है। अब देखना होगा कि विभाग कब तक खत्याड़ी के लोगों को पानी दे पाती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की। रामनगर में मंदाल रेंज के मोहान बाजार में कई दिनों से एक बाघ घूमता हुआ नजर आ रहा है। कल भी देर शाम को बाघ मोहान बाजार में घूमता हुआ नजर आया और ग्रामीण शोर मचवाकर वहां से भागते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में बाघ का आबादी क्षेत्र के आसपास दिखाई देने से लोगों में काफी ज्यादा डर बढ़ गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पर पहले भी यहां पर बाघ के हमले में एक मजदूर घायल हो गया था, जिसके बाद में लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था। डोईवाला में एक हाथी के मौत का मामला सामने आया है और हाथी का शव खेत से मिला है। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में ले लिया है और मौत के कारणों की जांच की जा रही है। वन विभाग के मुताबिक मृत हाथी टस्कर नर हाथी है, जिसकी उम्र 12 से 13 साल है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथी कई दिनों से खेतों में घूम रहा था। इसका मूवमेंट रहा है इस हाथी का, यहाँ पे क्या वजह हो सकती है। सोलर फेंसिंग भी लगी है कहीं कहीं पे खेती की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। तो अब देखते हैं, फिर डॉक्टर साहब ही बता पाएंगे कि क्या वजह रही है हाथी के लिए। और जहाँ तक उम्र का प्रश्न है, करीब करीब 11 साल इसकी उम्र, टस्कर है। दांत भी पूरी तरह इसके विकसित नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पौड़ी से कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। देहरादून बीजेपी ऑफिस में कार्यक्रम हुआ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिन्होंने सभी को बीजेपी में शामिल कराया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जो जिस तरह से, क्योंकि मैं चौथी बार ब्लॉक प्रमुख हूं, और जिस तरह की कार्यशैली उनकी और आज जिस तरह से प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, तो उन कार्यों से और भाजपा पार्टी के जिस तरह से वर्किंग और जिस तरह की काम की शैली है, मैं प्रभावित होकर आज भाजपा पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं। हमने पिछले दिनों इस विषय को कहा था कि हम बूथ पर काम करने वाले दूसरे दलों के लोगों को स्वागत करते हैं, और मुझे बताते खुशी है, आज से हमारा ज्वाइनिंग का तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है। आज क्योंकि राजधानी में कार्यक्रम करना था, तो आज हमने बड़ी संख्या में जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर हैं, और आपके नेतृत्व में, उत्तरकाशी के नेतृत्व में, जिलाधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं उन सबका पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। ऋषिकेश में बीजेपी संगठन कार्यकर्ताओं को एकजुट करके मिशन 2024 की तैयारी में जुट गया है। ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली विधानसभाओं और लोकसभाओं पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं को उन बूथों को मजबूत करने के टिप्स दिए जा रहे हैं जहां पर बीजेपी का वोट परसेंटेज कम रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक तैयार है। अपना भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता, यानी कि हमने अपनी हर बूथ पर 11 लोगों कमेटी और ऐसे ही पन्ना प्रमुख सहित ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को इस रचना में डाल दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बीएसपी भी एक्टिव हो गई है। 2022 विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं में 2 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन मंगलोर विधायक सरबत करीम अंसारी के निधन के बाद एक ही विधायक हरिद्वार जिले में बीएसपी का है।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी बूथ लेवल तक पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये फिलहाल गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर बड़ी लगातार जारी मेहनत है हमारी। तो आने वाला 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा बसपा उसे बड़े मजबूती के साथ लड़ेगी। जो हमारे 11 विधानसभा हैं उसके अंदर हमारी कमेटी पूरी मजबूत है और 90% हमारा पूरा संगठन है और कोशिश करेंगे इस महीने के आखिरी तक हमारा पूरा संगठन और भी मजबूत हो जाए।